साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके थंबनेल से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा, साथियों आज के इस कक्षा में हम आपको बताएंगे वो सारे महत्वपूर्ण सवाल इस 15 मिनट के अंदर जो आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वह शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, बिहार एसआई दरोगा की परीक्षा हो या बिहार एसएससी की परीक्षा हो, उन तमाम एग्जाम में साथियों आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे जिस स्तर के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है, या पॉजिटिनों का खोज किसने किया, या साथियों रासायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, या फिर पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को किस आधार पर विभाजित किया गया है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के फादर किसे माने जाते हैं। उन तमाम स्तर के सवाल पर आज की इस कक्षा में साथियों हम चर्चा करेंगे। जो सवाल आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, केमिस्ट्री के आधुन सारे सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे इस 15 मिनट के अंदर। तो आपसे साथियों उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग साथियों लाइक करके एक बार कमेंट करेंगे, क्योंकि साथियों ये रिकॉर्डिंग में क्लास चलती है तो आपके कमेंट से ही मुझे ये पता चल पाता है कि आपको ये कक्षा कैसी लग रही है, आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी हमारे प्यारे साथी जो है इस सेशन को लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्त के बीच में शेयर कर देंगे। और ये 15 मिनट की क्लास जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफी ज्यादा साथियों रामबाण साबित होगा। चलिए साथियों मैं आपको क्वेश्चन एक से एक बढ़कर दिखाने वाला हूं। सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं साथियों, स्पष्ट है कि प्रश्न पूछता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। यानी सवाल ये साथियों आपसे पूछा कि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में साथियों भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसे साथियों अभिकारक कहा जाता है। आपने साथियों रिएक्टेंट वर्ड सुना होगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है साथियों वो आपको रिएक्टेंट कहलाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो साथियों आपका प्रोडक्ट कहलाता है। दूसरा सवाल आपका साथियों है कि श्वसन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि श्वसन जो है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ये वैसे प्रश्न की श्रेणी में आता है। ये सारे वैसे प्रश्न आज हम आपको इस 15 मिनट में करवाने वाले हैं जो प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात किया जाए तो आज वो सारे प्रश्न हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यदि सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब मिलेगा साथियों यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है कि प्रबल अम्ल और क्षार। ध्यान देना साथियों कि प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है ये दोनों मिलकर जिस लवण का निर्माण करता है उसका पीएच मान साथियों हमेशा याद रखना है कि 7 से कम होता है। यानी जो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से मिलकर साल्ट यदि बनता है तो उसका पीएच वैल्यू साथियों जो है वो 7 से कम होता है। अर्थात 7 से कम कहने का मतलब होता है पीएच स्केल पर यदि किसी का वैल्यू 7 से कम है तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ज्यादा रहता है। यानी वैसे लवण को ध्यान रखेंगे, वैसे लवण को याद रखिएगा अम्लीय लवण कहा जाता है। यानी वैसे लवण को साथियों एसिडिक साल्ट कहा जाता है। जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, NaHCO3 की बात करते हैं, तो ये साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एक प्रकार का एसिडिक साल्ट है, यानी इसे अम्लीय लवण कहा जाता है। अगला साथियों की क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। ध्यान रखेंगे क्षारीय पदार्थ को यदि आप जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन निकलता है, अर्थात OH- आयन निकलता है। और OH- आयन साथियों ध्यान रखेंगे ये बेसिक पदार्थ का समझिए सिंबॉलिक का रिप्रेजेंटेशन है। बेस कोई भी जो है उसमें OH- रहता है, और एसिड कोई भी रहता है साथियों तो H+ रहता है। फिर अगला सवाल है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे साथियों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। दही में आपका साथियों जो है लैक्टिक एसिड रहता है। फिर यदि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता की बात कहा जाता है तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का फादर साथियों जो है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है मोसले को माना जाता है। एमपीटी के फादर की बात किया जाएगा साथियों आंसर आपका मोसले हो जाएगा। अगला वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले रस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे एसिड कहा जाता है। इसमें ABR याद रखिएगा, ABR का मतलब होता है कि आपका एसिड जो है ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड साथियों क्या करता है ये ब्लू को रेड में अर्थात साथियों नीले पत्र को जो है लाल कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, जो भस्म जल में घुलनशील होता है
उसे क्षार कहा जाता है। इन भस्म और क्षार में यही अंतर है साथियों कि जो भस्म जल में घुलनशील हो जाता है वो क्षार कहलाता है, लेकिन जो भस्म जल में घुलनशील नहीं होता है वो क्षार नहीं कहलाता है। याद रखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया जाएगा तो जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है, जैसे हम HCl की बात करते हैं साथियों, तो HCl का पीएच वैल्यू की बात करेंगे, अम्लपित के पीएच वैल्यू की बात करेंगे, ये 0 से 1 के बीच ही होता है, अर्थात ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है साथियों। ये प्रबल भस्म के, ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। ये साथियों आपका जो प्रबल अम्ल कहा जाता है। अगर लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है साथियों, लिटमस पत्र जो है ये लाइकेन का बना होता है। इस लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है, जिससे अम्ल और भस्म की प्रकृति के बारे में साथियों जो है आपको पता चलता है। अगला है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? आंसर याद रखें साथियों, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका साथियों तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी आज हम सारे महत्वपूर्ण सवाल को बता रहे हैं साथियों। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम का पूछा गया है और एक नहीं साथियों कई बार पूछा गया है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को साथियों ध्यान देखना है। रिव्यू करके एक बार अपने एग्जामिनेशन हॉल में चले जाना साथियों। 2-4 प्रश्न तो फिक्स है कि आपसे एग्जाम में इसी आज किस 15 मिनट की सेशन से रहेगा। अतः साथियों आज का 15 मिनट सेशन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों रामबाण साबित होगा। यदि हल्दी और लिटमस पत्र की बात करते हैं कि किस प्रकार का सूचक है, तो याद रखेंगे साथियों ये हल्दी और लिटमस पत्र जो है ये एक प्रकार का नेचुरल सूचक है, साथियों ये एक प्रकार की प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। फिर यदि बात करते हैं अपच के बारे में, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोग किया जाता है? एंटी एसिडिक। यदि किसी को अपच हो गया है तो एंटी एसिडिक का मतलब होता है प्रति अम्ल पदार्थ। एंटी एसिडिक का मतलब क्या होता है साथियों कि प्रति अम्लीय पदार्थ का सेवन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला सवाल है पॉजिटिनो का खोज किसने किया था? एडरसन नाम के वैज्ञानिकों ने पॉजिटिनो का खोज किया था। और याद रखेंगे साथियों ये पॉजिटिनो जो है ये एंटी पार्टिकल्स है। ये साथियों क्या है? तो ये आपका एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? तो ये इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखना साथियों ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि पॉजिटिनो किसका एंटी पार्टिकल से साथियों, तो याद रखना कि पॉजिटिनो जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स की श्रेणी में आता है। अगला प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? याद रखें साथ यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का यदि दहन होता है, प्राकृतिक गैस इन द सेंस आपका सीएनजी के बारे में कंप्रेस नेचुरल गैस की बात करता है, तो वो साथियों ध्यान रखना हुआ एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके उत्सर्जन से साथियों ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अगला है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? याद रखना साथियों उस परत की कलर जो है यह आपको काले रंग का होता है। किस तरह का साथियों? तो काले रंग का होता है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोजिट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साथियों याद रखेंगे वह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखें साथियों NaOH की बात करता है। साथियों NaOH की बात करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू जो है यह आपका 14 होता है। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह प्रबल भस्म की श्रेणी में आता है। याद रखेंगे साथियों यदि प्रबल भस्म की बात करता है, यदि साथियों प्रबल भस्म की बात करता है तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मेरे साथियों यो जो है यह प्रबल भस्म की श्रेणी में आता है। ये सारे प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रबल भस्म कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच वैल्यू 14 होता है। और प्रबल अम्ल की बात करता है तो HCl जिसका पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। क्लियर साथियों? अगला है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। आपको पता है पानी जो है ये उदासीन होता है और पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है साथियों? 7 होता है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? साथियों दांत के मसूड़ा की बात किया जाता है तो वो साथियों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और इसमें भी यदि साथियों पूछा जाएगा कि दांत के अत्यंत कठोर का कारण क्या है, तो दांत के अत्यंत कठोर होने का कारण जो है ये साथियों कैल्शियम है। 98% साथियों आपके टीथ में मसूड़े के निर्माण में जो है कैल्शियम का ही योगदान रहता है। अगला सवाल है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? कई बार पूछा गया साथियों है इमली में आपका टार्टरिक एसिड रहता है। अगला सवाल है आपका उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अभिकरण के बारे में कहा रहा है कि ऑक्सीकरण और अभिकरण की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको सम्मिलित रूप से साथियों ध्यान रखेंगे, उसको सम्मिलित रूप से साथियों जो है रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है।
इसको सम्मिलित रूप से साथियों क्या कहा जाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, साथियों ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, याद रखेंगे कौन सा गैस निकलता है साथियों, तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, यानी उसको फोटोसिंथेसिस भी आप कह सकते हैं या उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, तो अधिक अभिक्रियाशील, यदि जस्ता और लेड की बात करता है तो कॉपर के रिस्पेक्ट में जो है वह ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए याद रखेंगे साथियों कॉपर की बात किया जाए या फिर सोना चांदी प्लेटिनम की बात किया जाए तो उसे अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अगला सवाल कहता है कि अंगूर का फर्मेंटेशन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, साथियों केमिकल चेंज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज की यदि बात किया जाता है, साथियों केमिकल चेंज की यदि बात किया जाता है तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केमिकल चेंज साथियों एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे फिर से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि फिजिकल चेंज की बात किया जाएगा तो फिजिकल चेंज एक ऐसा परिवर्तन है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगला सवाल साथियों का आता है कि मैग्नीशियम के रिबन में दहन होने पर किस प्राकृतिक लौह उत्सर्जित करता है, श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित करता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साथियों सिरका जो है इसमें आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी साथियों सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। फिर यदि बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो जिप्सम से बनता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला के बारे में, जिप्सम के फॉर्मूला के बारे में, आपको फिटकरी के फॉर्मूला के बारे में, तो मैंने एक वीडियो बनाया था केमिकल फॉर्मूला का, रासायनिक सूत्र का, इसी 15 मिनट की शो में आप देखेंगे साथियों एक रासायनिक सूत्र का मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बनाए थे, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 15 मिनट की शो में मैंने जितना भी क्लास लिया है वो सारे क्लास कम टाइम में मैक्सिमम रिविजन करने के लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रामबाण साबित हो सकता है। अतः साथियों इस 15 मिनट की शो के सारे क्लास को थोड़ा फास्ट करके ही सही, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार जरूर देख लेंगे। और कल संडे है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, कल के जरूर जो है आप ये सब देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर आगे की बात करता हूं साथियों, नींबू के रस की बात करता है तो इसका पीएच वैल्यू साथियों 2.2 से जो है यह आपका 2.4 होता है, अर्थात नींबू का रस जो है यह भी बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, जिनसे साथियों अम्लीय होता है। फिर यदि बात करते हैं मधुमक्खी के डंक मारने की, साथियों मधुमक्खी की डंक मारता है और यह उपचार के लिए लाभदायक होता है, किसके लिए, बेकिंग सोडा, मधुमक्खी की डंक मारने के किस पदार्थ से उपचार करना लाभदायक होगा, तो आप यदि बेकिंग मधुमक्खी की डंक मारा है उसमें फॉर्मिक एसिड चला गया, अर्थात उसकी मतलब ये जलन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुंह जब एसिडिक हो जाती है तभी आपका दंत क्षय होने लगता है, तो यदि क्षारीय पदार्थ का मंजन आप यूज करेंगे तो आपके टीथ के लिए बहुत ज्यादा फायदा कारक होगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, साथियों आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ये ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, याद रखेंगे साथियों ये ग्रेफाइट आपका जो है ये कार्बन के अपरूप की श्रेणी में आता है, ये साथियों कार्बन का अपरूप है, लेकिन याद रखेंगे ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे विद्युत धारा का प्रवाह साथियों काफी आसानी से होती है। फिर आगे बात करते हैं निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, याद रखना साथियों सोडियम एक धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सिर्फ सोडियम की बात ही नहीं करते हैं, यदि सोडियम के अलावा पोटेशियम की बात किया जाए तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर यदि बात करते दस्ता के एस्ट हैं, जिंक ब्लेड की बात किया जाए तो जिंक ब्लेड आपका एस जो है ये साथियों दस्ता के प्रमुख एस्ट में आता है। फिर यदि साथियों बात करते हैं आपसे कि धातु के बर्तन के खाना बनाया जाता है क्योंकि ये उष्मा का क्या होता है, साथियों वो उष्मा का सुचालक होता है। धातु का बर्तन इसलिए साथियों खाना बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि वो उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन उससे उष्मा का प्रवाह साथियों काफी आसानी से होता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर यदि बात करते हैं साथियों
कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका पोटेशियम की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे, ये सब जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, किसी भी आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक की साथियों बात करेंगे तो याद रखना आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक साथियों जो है वो काफी ज्यादा उच्च होता है। और यदि वैद्युत संयोजक बंधन की बात करेंगे तो आयनिक बंधन का ही नाम है, तो उसका भी गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होगा। लेकिन सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं तो सहसंयोजक बंधन का जो है निम्न होता है, याद रखेंगे। लेकिन आयनिक यौगिक की बात करेगा तो उसका उच्च होगा। मैग्नीशियम के दहन में जो उत्पन्न बंध होता है वह पदार्थ क्या होगा, तो वह क्षारीय होगा। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यदि सोडियम की बात होगा या पोटेशियम की बात होगा। साथियों ध्यान रखेंगे, सोडियम की बात होगा Na या फिर पोटेशियम की बात होगा तो इस दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आभूषण बनाने वाले सोना जो है यह आपको 22 कैरेट का होता है। याद रखना साथियों कि 24 कैरेट के सोने का 24 कैरेट गोल्ड की बात किया जाएगा तो इसका आभूषण नहीं बनता है, आभूषण साथियों नहीं बनता है। इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि 24 कैरेट का यदि गोल्ड है तो उसका कभी भी आभूषण नहीं बन सकता है। फिर यदि सवाल बात करते हैं साथियों कि सिल्वर और कॉपर उष्मा का क्या होता है, तो सिल्वर और कॉपर दोनों साथियों जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए हम लोग कॉपर का यूज जो है वायर के रूप में करते हैं। सिल्वर सुचालक है लेकिन चूंकि काफी महंगा होता है इसलिए साथियों हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, साथियों आपने मरकरी यानी Hg का नाम सुना होगा। साथियों ये Hg जो है मरकरी, ये साथियों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाया जाता है, तो आपका सोडियम जो है इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी और धातु पानी में डुबाकर रखा जाता है, साथियों याद रखेंगे श्वेत फास्फोरस आपका जो है, श्वेत फास्फोरस आपका जो है इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि नमीयुक्त हवा के साथ जो है ये तीव्र गति से अभिक्रिया करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है, आप कॉपर की बात करते हैं, जितना भी वायर आप यूज करते हैं जो भी अच्छी किस्म की वायर है उसमें कॉपर के वायर का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु निम्नलिखित में से कौन सा है, यदि आप Ag की बात करते हैं यानी सिल्वर की बात करते हैं या Au की बात करते हैं या फिर साथियों आप प्लेटिनम की बात करते हैं, ये सब जो है स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, ऑप्शंस में बहुत सारी धातुओं का नाम लिखा होगा। हाइड्रोजन के बारे में आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है, लेकिन याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 1 होने के बावजूद भी ये साथियों जो है हाइड्रोजन ये अधातु की श्रेणी में आता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर दबाता है, यदि हम ब्रोमीन की बात करते हैं साथियों तो ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन ये कमरे के तापमान पर साथियों जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर यदि बात करते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु का, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु जो है इसे सोल्डिंग कहा जाता है, यानी सोल्डिंग में साथियों आप इसका यूज करते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप किस कठोर होता है, तो कार्बन के अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों का नाम आता है, लेकिन याद रखेंगे साथियों हीरा जो है यह अत्यंत कठोर होता है। अगला बात करते हैं कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। सिलिकॉन क्या है साथियों, सिलिकॉन उपधातु है। इन उपधातु की श्रेणी में साथियों 7 तत्वों का नाम आता है, जैसे इसमें बोरोन भी आता है, सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम भी आता है, आर्सेनिक एंटीमनी का भी नाम आता है, टेलुरियम और पोलोनियम का भी नाम आता है। ये सब क्या है साथियों उपधातु की श्रेणी में आता है। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाया जाता है, धातु के किस गुणधर्म के कारण, इस गुणधर्म को साथ आघात वर्धनीयता कहा जाता है। और याद रखिएगा साथियों आपका Au जो है जिसे आप सोना कहते हैं, गोल्ड, ये सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और सबसे ज्यादा तन्य होता है। फिर यदि बात करें अगर किसी भी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो उसे अमलगम कहा जाता है, यानी Hg यदि उसमें मिला हुआ है तो कंफर्म रहिएगा वह अमलगम होगा। लेकिन याद रखिएगा लोहा के अलावा यदि अन्य के साथ मिलेगा तभी अमलगम बनाएगा, लोहा के साथ ये कभी भी अमलगम का निर्माण नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो साथियों हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आप देख रहे थे। अगले क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने डिस्कशन किया होगा, तो आप लोग एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करके बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।